अस्सलामुअलैकुम। लीजिए, जो आज का आपका टॉपिक है वो आज का आपके पास टॉपिक है जी कैटालिसिस। आज आपने कैटालिसिस के बारे में पढ़ना है कि व्हाट इज़ कैटालिस्ट और कैटालिसिस किसको कहते हैं। तो कैटालिस्ट किसको कहते हैं, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के रेट को जो है ना वो चेंज कर देता होता है। अब वो रिएक्शन के रेट को, रिएक्शन की स्पीड को, रिएक्शन की वेलोसिटी को क्या कर देता होता है, चेंज कर देता होता है। उस सब्सटेंस को हम क्या नाम देते होते हैं, कैटालिस्ट नाम देते होते हैं। अब वो जो रेट है, वो जो स्पीड है, वो जो वेलोसिटी है, वो या तो इंक्रीज़ हो जाएगी यानी कि आपका रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, या फिर वो रेट कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, आपका रिएक्शन स्लो डाउन कंसिडर्ड होगा। ठीक है जी। तो आपके पास कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन को स्पीड अप भी कर सकता है, जो रिएक्शन को स्लो डाउन भी कर सकता है। तो ज़रा सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। आपके पास सबसे पहले कैटालिसिस की डेफिनेशन आती है। अ कैटालिस्ट इज़ अ सब्सटेंस विच आल्टर का मतलब होता है चेंज कर देना, विच आल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के रेट को जो है ना चेंज कर देता होता है। अब वो चेंज कौन सा होगा, या तो रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा या फिर रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगा, रिएक्शन के रेट को चेंज कर देता होता है। A catalyst is a substance which alters the rate of reaction and the whole phenomenon is called catalysis। तो वो जो रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जो कैटालिस्ट की मौजूदगी में हो रहा होता है, उस सारे फिनोमिना को हम क्या नाम देते होते हैं, उस सारे प्रोसीजर को हम क्या नाम देते होते हैं, कैटालिसिस नाम देते होते हैं। ठीक होगी जी बात। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे पोटेशियम क्लोराइड है। पोटेशियम क्लोराइड डीकम्पोज होता है, किस में डीकम्पोज होता है, पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होता है। आपने इसको स्पीड अप करने के लिए यहाँ पे मैंगनीज़ डाइऑक्साइड का यूज़ किया है। जो ये मैंगनीज़ डाइऑक्साइड है, इट इज़ अ कैटालिस्ट। हाइड्रोजन क्लोराइड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया है तो वाटर बना है और साथ क्या बना है, क्लोरीन बना है। अब ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो डाउन होता है तो आप यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करते हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड, इट इज़ अ कैटालिस्ट। और ये रिएक्शन को क्या कर देगा, ये रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ, जो आपके पास कैटालिस्ट होता है ना, वो हमें ज़्यादा मिकदार में नहीं चाहिए होता है, बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट में चाहिए होता है। यानी कि मैंगनीज़ डाइऑक्साइड, क्यूप्रिक क्लोराइड जो आप यूज़ कर रहे हैं एज अ कैटालिस्ट, ये आपको थोड़ी मिकदार में चाहिए, ज़्यादा मिकदार में नहीं चाहिए होता। और दूसरी बात ये याद रखिएगा, ये जो मैंगनीज़ डाइऑक्साइड है और ये जो क्यूप्रिक क्लोराइड है, ये आपको एंड पे रिएक्शन ख़त्म होने के बाद, प्रोडक्ट बनने के बाद, ये आपको एज इट इज़ मिलता होता है। ठीक हो गई बात। यानी कि अगर आपने 2 ग्राम मैंगनीज़ डाइऑक्साइड यूज़ किया है या 2 ग्राम क्यूप्रिक क्लोराइड यूज़ किया है, तो प्रोडक्ट बनने के बाद ये आपको 2 ग्राम ही मिलता है। इसकी मिकदार में, इसके मैस में कोई चेंज नहीं आता। अगर इसके मैस में कोई चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब है ये केमिकली रिमेन सेम है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई। यानी कि ये कैटालिस्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती। ठीक होगी जी बात। ले अब हमने ये चीज़ देख ली है कि जो आपका कैटालिस्ट है वो रिएक्शन के रेट को किस तरह चेंज करता है। या तो रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा या फिर रिएक्शन मज़ीद स्लो डाउन हो जाएगा। देखिएगा ज़रा, होता क्या है कि रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या चीज़ बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। इससे पहले क्या होता है, इसकी बैक साइड पे क्या होता है कि रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक अनस्टेबल स्पीशी बनाते हैं। रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं ना, तो पहले एक अनस्टेबल स्पीशी बनाते हैं। उस अनस्टेबल स्पीशी को हम क्या नाम देते होते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नाम देते होते हैं। उस अनस्टेबल स्पीशी को हम नाम देते होते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। फिर वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में चेंज होता है, प्रोडक्ट में चेंज होता है। ठीक होगी बात। सबसे पहले रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं तो क्या चीज़ बनाते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। फिर वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स किस में चेंज होते हैं, प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होते हैं ये अनस्टेबल स्पीशी होती है। ठीक होगी बात। ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान एक स्पीशी बनी है, उस स्पीशी को हम कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को एक और नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बिल्कुल दरमियान में बनती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी कि कम होगी,
तो डेफिनेटली बात है कि इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि जो अनस्टेबल स्पीशीज है, जो चीज़ अनस्टेबल होती है उसकी एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट होते हैं ना, मैंने आपको क्या कहा, रिएक्टेंट पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, अनस्टेबल स्पीशी बनाते हैं, फिर वो अनस्टेबल स्पीशी, फिर वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स किस में चेंज होते हैं? प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास रिएक्टेंट होता है वो पहले पीक लेवल पे जाते हैं, वो एनर्जी गेन करके ना, आपके जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट एनर्जी गेन करके पीक लेवल पे जाते हैं। पीक लेवल पे क्यों जाना है? क्योंकि पीक लेवल पे जाके वो क्या चीज़ बनाते होते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते होते हैं, अनस्टेबल स्पीशी बनाते होते हैं। जब तक ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये अनस्टेबल स्पीशी नहीं बनेगी, तब तक ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो रिएक्टेंट एनर्जी गेन करते हैं, अपने आप को पीक लेवल पे लेके जाते हैं। पीक लेवल पे जब जाते हैं तो वहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, अनस्टेबल स्पीशी बनाते हैं, तो क्या चीज़ फिर बन जाती है? फिर आपके पास बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और अनस्टेबल स्पीशी बनाने के लिए रिएक्टर को जितनी एनर्जी चाहिए होती है, या इस पीक लेवल पे पहुंचने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है, उस एनर्जी को हम क्या नाम देते होते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। ए का मतलब होता है एक्टिवेशन और ई का मतलब होता है एनर्जी। तो मैं को एक्टिवेशन एनर्जी को बड़ा सिंपली अल्फाज में कहता हूँ, तो ऐसी एनर्जी जो रिएक्टेंट को एक्टिवेट कर दे उसको हम कहते होते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेट करने का क्या मतलब है? जो रिएक्टेंट को एक्टिवेट कर दे। रिएक्टर को एक्टिवेट करने का मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट को किस में तब्दील कर दे? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में तब्दील कर दे। फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स किस में चेंज हो जाएगा? प्रोडक्ट में। तो हम कहेंगे आपका रिएक्शन हो गया। अब जो यहाँ पे पीक डिस्टेंस है ना, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, पीक डिस्टेंस जिसको मैं नाम दे रहा हूँ, ये डिपेंड करता है रिएक्टेंट की नेचर पे। समटाइम डिस्टेंस ज़्यादा होता है, समटाइम्स डिस्टेंस कम होता है। ये जो यहाँ पे पीक डिस्टेंस है ना, ये डिपेंड करता है रिएक्टेंट की नेचर पे। ये जो पीक डिस्टेंस है ये रिएक्टेंट की नेचर पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि समटाइम ये डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा और समटाइम ये डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो अंडरस्टूड बात है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, जैसे ये डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ये डिस्टेंस होता है इस लेवल पे, अगर यहाँ पे होता है ये डिस्टेंस, मैं कहता हूँ ये है, यहाँ पे ये डिस्टेंस है, तो अंडरस्टूड बात है। अगर किसी रिएक्टेंट का पीक डिस्टेंस इतना है और किसी रिएक्टेंट का पीक डिस्टेंस इतना है, तो जहाँ पे पहुँचने के लिए उसको टाइम लगेगा, जहाँ पे पहुँचने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अंडरस्टूड बात है, जिस रिएक्टेंट का पीक डिस्टेंस ज़्यादा होगा वो रिएक्शन स्लो डाउन होगी। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पे पहुँचने के लिए टाइम लगेगा। और जिन रिएक्टेंट्स का पीक डिस्टेंस कम होगा उनको जहाँ तक पहुँचने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो रिएक्शन आपके लिए क्या हो गए? फास्ट कंसिडर्ड हो गए। ये जो डिस्टेंस होता है ना, पीक डिस्टेंस, ये डिपेंड करता है रिएक्टेंट की नेचर पे। पीक डिस्टेंस समटाइम ज़्यादा हो जाएगा और पीक डिस्टेंस समटाइम कम हो जाएगा। ठीक हो गया। पीक लेवल पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पीक लेवल पे जाके क्या बनता होता है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता होता है, अनस्टेबल स्पीशी बनती होती है। जब तक वो नहीं बनेगी तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगी। ले जी, अब हम देखते हैं। ये तो मैंने आपको पूरा रिएक्शन का एक ग्राफ बता दिया। ये वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी लिया हुआ है और एक्स एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स लिया हुआ है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स का मतलब है रिएक्शन का अमल, कि रिएक्शन कैसे हो रहा है, कहाँ पे प्रोडक्ट बन रही है, कहाँ पे रिएक्टेंट है और कहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। और पोटेंशियल एनर्जी वाई एक्सिस पे अगर आप दे सकते हैं, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को मैंने पीक लेवल पे ड्रा किया है। इसका मतलब है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। और क्यों ज़्यादा है? चूँकि ये क्या होती है? अनस्टेबल स्पीशी होती है। अभी मैंने कैटालिस्ट की बात नहीं की, जब विदाउट कैटालिस्ट एक ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है। अभी मैंने कैटालिस्ट को जहाँ पे यूज़ नहीं किया। चलिए अब हम ये देखते हैं कि कैटालिस्ट किस तरह रिएक्शन का रेट बदलता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, अ कैटालिस्ट प्रोवाइड्स अ न्यू रिएक्शन पाथ। जो आपके पास कैटालिस्ट होता है ना, वो रिएक्शन को एक नया रास्ता दे देता है, जिसकी वजह से आपका रिएक्शन या तो स्लो डाउन हो जाएगा मज़ीद, या फिर फास्ट हो जाएगा। ठीक होगी बात? देखते हैं। ले जी, यही रिएक्शन मेरे पास था, यही रिएक्शन था। मैंने क्या किया, मैंने इसके बीच में ना, इस रिएक्शन के बीच में
मैंने कैटालिस्ट डाल दिया। अब उस कैटालिस्ट ने क्या काम किया, जो उसका पीक लेवल था ना, ये पीक लेवल था ना हकीकत में, ये पीक लेवल था। उसने कैटालिस्ट ने क्या काम किया, उसने पीक लेवल को कम कर दिया, ये कर दिया। तो अब ज़रा देखें रिएक्टर को यहाँ पे पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगेगा कि जहाँ पे ये वाला जो पीक लेवल है ये विदाउट कैटालिस्ट है, विदाउट कैटालिस्ट ये पीक लेवल था, और जो ये वाला पीक लेवल है ये प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट जहाँ पे मौजूद है। कैटालिस्ट ने क्या काम किया, इस पीक लेवल को कम कर दिया। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि रिएक्टर को पहुंचने में कहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा, तो अंडरस्टूड बात है, आप कहेंगे जहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा जहाँ पे पहुंचने के लिए। लेकिन जब मैंने कैटालिस्ट ऐड किया तो उसने पीक लेवल को कम कर दिया। अब रिएक्टर को यहाँ पे पहुँचने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, रिएक्टर को यहाँ पे पहुँचने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, रिएक्टर को यहाँ पे पहुँचने के लिए ज़्यादा एनर्जी भी नहीं चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो आपका रिएक्टर फ़ौरन से पहले इस पीक लेवल पे पहुँचेगा, जो कि कैटालिस्ट ने एक नया पीक लेवल प्रोवाइड कर दिया है, जो कि पहले की निस्बत कम है। तो अब रिएक्टर फ़ौरन से पहले इस पीक लेवल पर पहुँच जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आपका रिएक्शन क्या कंसिडर्ड होगा, फास्ट कंसिडर्ड होगा। तो ऐसा कैटालिस्ट जो पीक लेवल को कम कर दे, उस कैटालिस्ट को हम नाम देते होते हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट। और अगर पीक लेवल कम हो जाए तो रिएक्टर को वहाँ पे पहुँचने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो आपका रिएक्शन क्या कंसिडर्ड होता है, फास्ट कंसिडर्ड होता है। लीजिए यहाँ पे तो आपने पॉजिटिव कैटालिस्ट ऐड किया ना, जिसने पीक लेवल को कम कर दिया। अब देखते हैं एक और ग्राफ देखते हैं, जहाँ पे मैंने एक ऐसा कैटालिस्ट ऐड किया जो जिसने पहले की निस्बत, ये पीक लेवल था ना, रियलिटी में पीक लेवल ये था, ये पीक लेवल था। अब मैंने यहाँ पे एक ऐसा कैटालिस्ट ऐड किया जिसने पीक लेवल पहले की निस्बत ज़्यादा कर दिया। जो ये वाला पीक लेवल है ये विदाउट कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट अभी ऐड नहीं था, ये उसका रियलिटी वाला ओरिजिनल पीक लेवल था। मैंने कैटालिस्ट ऐड किया है, उसने इस पीक लेवल को ना बढ़ा दिया है, पहले की निस्बत ज़्यादा कर दिया। अब ये वाला पीक लेवल, अब ये वाला पीक लेवल है जहाँ पे अब रिएक्टर ने पहुँचना है। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि रिएक्टर को यहाँ पे पहुँचने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा कि यहाँ पे पहुँचने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, तो अंडरस्टूड बात आप कहेंगे कि रिएक्टर को यहाँ पे पहुँचने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि अब ये नया पीक लेवल है। अब जहाँ पे रिएक्टर को जहाँ पे पहुँचना है, इस पीक लेवल पे पहुँचना है, इस जगह पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा तो फिर प्रोडक्ट बनेगी, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं बनेगी। तो अब रिएक्टर को जहाँ पे पहुँचना है, ये पीक लेवल उसके हकीकी पीक लेवल से ज़्यादा है, तो रिएक्टर को जहाँ पे पहुँचने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। तो लिहाजा यहाँ पे जो आपका रिएक्शन कंसिडर्ड होगा वो स्लो कंसिडर्ड होगा। तो ऐसा कैटालिस्ट जो पीक लेवल को बढ़ा दे उसको हम कहते होते हैं नेगेटिव कैटालिस्ट। अगर पीक लेवल बढ़ गया तो एक्टिवेशन एनर्जी पे ज़्यादा चाहिए होगी, रिएक्टर को ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, क्योंकि अब पीक लेवल बढ़ चुका है, ठीक होगी बात। तो लिहाजा आज का हमने ये देखा है कि कैटालिस्ट जो है वो आपके रिएक्शन को स्पीड अप भी कर सकता है और स्लो डाउन भी कर सकता है। स्पीड अप, कैटालिस्ट रिएक्शन को स्पीड अप तब करेगा जब उसका वो पीक लेवल को कम कर देगा, और स्लो डाउन तब करेगा जब उसके पीक लेवल को बढ़ा देगा, ठीक होगी बात। आगे आपके पास है जी टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। टाइप्स ऑफ कैटालिसिस के बारे में पढ़ना है। कैटालिसिस किसको कहते हैं, मैं बता चुका हूँ कि ऐसा फिनोमेना जो कैटालिस्ट की मौजूदगी में हो रहा हो उसको वो कहते होते हैं कैटालिसिस। यानी कि ऐसा रिएक्शन जो कैटालिस्ट की मौजूदगी में हो रहा हो, तो उस पूरे फिनोमेना को, उस पूरे प्रोसीजर को हम क्या नाम देते होते हैं, कैटालिसिस नाम देते होते हैं। तो आगे आपके पास टाइप्स है इसकी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। कैटालिसिस की दो टाइप्स है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड होमोजेनियस कैटालिसिस एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड हेटेरोजेनियस कैटालिसिस, ठीक हो गया। सबसे पहले हम होमोजेनियस कैटालिसिस के बारे में पढ़ते हैं। होमो का मतलब होता है सेम और जीनियस का मतलब होता है प्रॉपर्टीज़। होमोजेनियस का मतलब होता है सेम प्रॉपर्टीज़। तो होमोजेनियस कैटालिसिस किसको कहेंगे, कैटालिसिस का तो मतलब आपको पता है कि ऐसा प्रोसीजर जो कैटालिस्ट की मौजूदगी में हो रहा हो तो उसको हम कहते होते हैं कैटालिसिस। होमोजेनियस कैटालिसिस किसको कहते हैं, ऐसा प्रोसीजर या ऐसा फिनोमिना जिसके में आपका रिएक्टेंट और कैटालिस्ट एक ही फेस में हो, उसको हम कहते होते हैं होमोजेनियस कैटालिसिस।
फॉर एग्जांपल सल्फ़र डाइऑक्साइड ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो क्या प्रोडक्ट बनती होती है, सल्फ़र डाइऑक्साइड बनती होती है। ये रिएक्शन स्लो रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे हम कैटालिस्ट का यूज़ करते हैं। और कौन सा कैटालिस्ट है, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड कैटालिस्ट यूज़ करते हैं। अगर आप ज़रा गौर करें तो यहाँ पे जो आपके रिएक्टेंट है वो गैसियस स्टेट में है, और जो आपका कैटालिस्ट है वो भी गैसियस स्टेट में ही है। तो ऐसा प्रोसीजर, ऐसा कैटालिसिस जिसके बीच में रिएक्टेंट और कैटालिस्ट एक ही फेस में हो, एक ही फिजिकल स्टेट में हो, उसको हम कहते होते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस। होमो का मतलब होता है सेम, जीनियस का मतलब होता है प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है। जहाँ पे रिएक्टेंट की और कैटालिस्ट की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है। कैसे सेम है, क्योंकि रिएक्टेंट भी गैस है और कैटालिस्ट भी गैस है, तो तभी हम इसको क्या कहते होते हैं, होमोजीनियस कैटालिसिस। बात क्लियर होगी, यानी कि आपका रिएक्टेंट और कैटालिस्ट एक ही फेस में होना चाहिए, सेम फेस में होना चाहिए, डिफरेंट फेस में नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपके पास ये एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड का इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, एस्टर बनता है, और साथ क्या बनता है आपके पास, वाटर बनता है। इट इज़ अ एस्टर, ये आपके पास एस्टर होता है। ठीक हो गया जी। तो ये रिएक्शन स्लो होता है। यहाँ पे हम कैटालिस्ट यूज़ करते हैं H2SO4, ये कैटालिस्ट है। और आपको पता है H2SO4 वो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये यहाँ पे मैं लिक्विड लिख देता हूँ, H2SO4 आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ज़रा यहाँ पे गौर करिएगा कि जो आपका रिएक्टेंट है एसिडिक एसिड वो भी लिक्विड स्टेट में है, और जो इथाइल अल्कोहल है वो भी लिक्विड स्टेट में है। तो जो आपका यहाँ पे कैटालिस्ट है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड वो भी लिक्विड स्टेट में ही है। तो ऐसा प्रोसीजर, ऐसा कैटालिसिस जहाँ पे रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों सेम फेस में हो, उसको हम कहते होते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस। एक और एग्जांपल देखिए, पोटेशियम क्लोराइड डीकम्पोज होता है, पोटेशियम क्लोराइड बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। ये रिएक्शन अब स्लो होता है, तो जहाँ पे हम कैटालिस्ट का यूज़ करते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड कैटालिस्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका रिएक्टेंट है वो सॉलिड स्टेट में है, और जो आपका कैटालिस्ट है वो भी सॉलिड स्टेट में है। तो ये कौन सी एग्जांपल होगी, इट इज़ एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस। बात बिल्कुल क्लियर होगी कि रिएक्टेंट और कैटालिस्ट, when the reactant and catalyst are in the same phase, then that catalysis is called homogeneous catalysis। आगे आपके पास आता है जी हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के बारे में देखते हैं। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, और जीनियस का मतलब होता है प्रॉपर्टीज़। कैटालिसिस का मतलब आपको पता है ऐसा फिनोमेना जो कैटालिस्ट की मौजूदगी में हो रहा हो, उसको हम कहते हैं कैटालिसिस। अब जहाँ पे ज़रा देखिएगा, अमोनिया जो कि आपके पास गैस होती है, अमोनिया का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाओ, ऑक्सीजन भी आपके पास क्या चीज़ है, गैस है। तो आपके पास क्या बनता होता है, आपके पास बनता होता है नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर बनता होता है। रिएक्शन स्लो होता है, तो उसको स्पीड अप करने के लिए हम जहाँ पे कैटालिस्ट यूज़ करते हैं, उस कैटालिस्ट का नाम है प्लेटिनम। अब जो यहाँ पे प्लेटिनम है वो किस स्टेट में होता है, वो सॉलिड स्टेट में होता है। तो ज़रा यहाँ पे गौर करिए, यहाँ पे रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है, और जो आपका कैटालिस्ट है वो सॉलिड स्टेट में है। व्हेन द रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट आर इन डिफरेंट फेस, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, देखे ना, रिएक्टेंट जहाँ पे गैसियस स्टेट में है और कैटालिस्ट जहाँ पे सॉलिड स्टेट में है, तो उसको हम कहते होते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ठीक होगी बात। रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, जहाँ पे रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है और कैटालिस्ट सॉलिड स्टेट में है, तो उसको आप नाम देंगे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। एक और एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे ये जो आपके पास है इथीन, इथीन आपके पास किस स्टेट में होती है, गैसियस स्टेट में होती है, और जो आपके पास हाइड्रोजन होती है वो किस स्टेट में होती है, गैसियस स्टेट में होती है। दोनों का आपस में रिएक्शन होता है, तो आपके पास क्या बनता है, आपके पास बनता है इथेन। रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए हम जहाँ पे कौन कौन सा कैटालिस्ट यूज़ कर सकते हैं, निकल कैटालिस्ट यूज़ कर सकते हैं, प्लेटिनम कैटालिस्ट यूज़ कर सकते हैं, पैलेडियम कैटालिस्ट यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों कैटालिस्ट किस स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो जहाँ पे रिएक्टेंट आपका गैसियस स्टेट में है और जो कैटालिस्ट है वो सॉलिड स्टेट में है,
तो जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट डिफरेंट फेज में हो उसको हम कहते होते हैं हेटेरोजीनियस कैटालिसिस, और जब सेम फेज में हो तो उसको हम कहते होते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस। जहाँ पे एक नोट है, वो नोट ये है कि मोस्टली द कैटलिस्ट आर इन सॉलिड स्टेट्स। आपके जो ज़्यादातर जो आपके कैटलिस्ट होते हैं ना, वो किस स्टेट्स में होते हैं? सॉलिड स्टेट्स में। अब इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि आपका जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, पीरियोडिक टेबल की बात कर दो, जिसको हम कहते होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एस और पी के बिल्कुल दरमियान में आते हैं, उनको हम कहते होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ट्रांजिशन मेटल्स उनको नाम दिया जाता है। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, वो ज़्यादातर एज अ कैटलिस्ट यूज़ होते हैं। तो वो ज़्यादातर किस हालत में होते हैं? जैसा कि मैंने कहा, उनका नाम है ट्रांजिशन मेटल्स। तो मेटल्स किस स्टेट में होते हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं। तभी हम देखा है मोस्टली द कैटलिस्ट आर इन सॉलिड स्टेट्स। आपके पास जो ज़्यादातर कैटलिस्ट होते हैं वो किस स्टेट्स में होते हैं? सॉलिड स्टेट्स में होते हैं। क्यों? क्योंकि अब ज़्यादातर कैटलिस्ट किसको यूज़ करते होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को, ट्रांजिशन मेटल्स को। जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो किस स्टेट्स में होते हैं? सॉलिड स्टेट्स में होते हैं। तभी हमने कहा है एंड द रिएक्टेंट आर इन गैसेस और लिक्विड स्टेट। वो कहते हैं कि ज़्यादातर आपका कैटलिस्ट सॉलिड स्टेट में होगा, और जो आपका रिएक्टेंट होगा ना, वो किस स्टेट में होगा? गैसियस और लिक्विड स्टेट में होगा। अब आप जहाँ पे कहेंगे कि रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं है, तो जब ये एग्जांपल लिखी तो है जहाँ पे आपका रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में है और आपका कैटलिस्ट भी सॉलिड स्टेट में है। ये वाला जो फिनोमिना है ना, ये वाला जो रिएक्शन है, ये वाला जो कैटालिसिस है, जब आपका रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों सॉलिड स्टेट में हो, ये ज़रा कॉमन नहीं है, लेस कॉमन है। क्या इसकी वजह है? अगर आपका कैटालिस्ट भी सॉलिड स्टेट में हो और आपका रिएक्टेंट भी सॉलिड स्टेट में हो, तो आपको पता है जब कोई भी मैटर सॉलिड स्टेट में होता है तो वहाँ पे उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल कम होती है। जो जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी मॉलिक्यूल्स की, तो उनकी जो आपस में कोलिजन होगी वो भी कम होगी, और रिएक्शन तब तक नहीं होता जब तक मॉलिक्यूल्स की आपस में कोलिजन ना हो। तो ये जब आपका रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में हो और कैटालिस्ट सॉलिड स्टेट में हो, तो ये जो रिएक्शन है ना, ये ज़रा लेस कॉमन है। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दिया कि जब कोई भी मैटर सॉलिड स्टेट में हो तो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स की कोलिजन का अमल बहुत कम होता है, और जब कोलिजन का अमल कम हो तो फिर रिएक्शन नहीं होता। तो ये आज का आपका टॉपिक था जी, जो हमने इसको क्लियर कर लिया। तो अगर कोई बात आपको पूछनी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।